हेलो, नमस्कार, जय हिंद सभी को। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के। दोस्तों, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स क्लासेस की। और ये जो टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के क्लासेस हैं, ये केवल आपको यूपी के लिए हेल्प नहीं करेंगी, बल्कि आपको हेल्प करेंगी जो आपके बाकी के दूसरे एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी आपकी क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। तो ये केवल एक ही के लिए नहीं है, ये बाकी के लिए भी है जो आपको पूरी तरह से क्या करेंगी, हेल्प करेंगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं कि आज नया क्या है। आज से पहले हमने जो हमारे बुक कीपिंग है, अकाउंट्स है, अकाउंटिंग है, उनके बारे में हमने बात की है। उनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस, प्रोसेस की हमने बात कर चुके हैं। और अगर आप आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इससे पहले के दो जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो आप एक बार उन्हें देख लीजिए, फिर जो है आपको ये जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू कर रहे हैं। प्रोसेस ऑफ अकाउंट, हाँ, जो हमारा लेखा क्रम है उसकी क्या प्रक्रिया है। पद, प्रोसेस पद, उसकी प्रक्रिया में कौन कौन से पद हैं। तो सबसे पहले हम इसको कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब क्या है, देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन होती है, कोई लेन देन होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लेन देन करते हैं। तो जो हम लेन देन करते हैं उसको हम क्या उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। लेखा करना, रिकॉर्ड मतलब उसका लेखा करना। अब लेखा जो किया जाता है वो दो जगह पर किया जाता है। एक तो किया जाता है रोजनामचा, और दूसरा, अगर आपकी जो बिजनेस है, आपकी जो फर्म है, अगर वो बड़ी है, साइज में बड़ी है, तो हम उसके लिए कुछ ओरिजिनल एंट्री की, मतलब कुछ प्रारंभिक पुस्तकें, है ना, जो हमारे प्रारंभिक वास्तविक लेखे होते हैं, प्रारंभिक वास्तविक लेखे जो होते हैं, प्रारंभिक वास्तविक लेखे, उनको हम रोकड़ खाता, रोकड़ बही, क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, है ना, और बिल रिसीवेबल, जो हमारा बिल रिसीवेबल और बिल पेबल, है ना। बिल रिसीवेबल को बोलते हैं हम देय विपत्र, और बिल पेबल को बोलते हैं हम, सॉरी, बिल रिसीवेबल को बोलते हैं प्राप्य विपत्र। हाँ, प्राप्य विपत्र, प्राप्य विपत्र बही और देय विपत्र बही, है ना, देय विपत्र बही, और जर्नल प्रॉपर। ठीक है। तो अगर हमारी फर्म का साइज है तो इसमें हम इन्हें इंडिविजुअली, जैसे रोकड़ खाते में, रोकड़ पुस्तक में रोकड़ से संबंधित सभी जो लेन देन है उनको लिख लिया। क्रय बही में जो हमारे उधार क्रय है, किसका उधार, क्रेडिट परचेज, है ना। सेल्स में उधार विक्रय, क्रेडिट सेल। परचेज रिटर्न पता ही है ना, जो परचेज रिटर्न है, क्रय वापसी, और सेल्स रिटर्न विक्रय वापसी। बिल रिसीवेबल प्राप्य विपत्र, और बिल पेबल क्या है, देय विपत्र। और ऐसे जो ऐसी लेन देन जो इन सभी पुस्तकों में नहीं लिखे जाते हैं, जैसे ह्रास, डेप्रिसिएशन, तो ऐसी संपत्तियों का या ऐसे लेन देनों का जो लेखा होता है उन्हें हम किस में लिख देते हैं, जर्नल प्रॉपर में लिख देते हैं, है ना। तो ये कुछ बहियां होती हैं, हमारी 8 बहियां होती हैं। सहायक बहियां भी कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है इन्हें, सहायक बहियां। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, सहायक बहियां। क्लियर है। तो जब या तो हम इन्हें रोजनामचे में लिखते हैं या हम इनके माध्यम से लिखते हैं। तो जब हम इन्हें लिख लेते हैं तो उसके बाद हम खाता बही तैयार करते हैं। लेजर का मतलब होता है खाता बही, और खाता बही का जो प्रोसेस है वो है क्लासिफिकेशन। कल हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन। ठीक है। क्लासिफिकेशन के बाद हम तलपट तैयार करते हैं, ट्रायल बैलेंस। ये एक स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता। ये क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है, विवरण होता है। क्या होता है, ये विवरण होता है, विवरण तालिका, इसको बोला जाता है विवरण तालिका। या इसे तालिका पत्र भी बोल दिया जाता है। तो स्टेटमेंट, ये अकाउंट नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंट, तो उसमें कुछ ऑप्शन दे देगा, तो ट्रायल बैलेंस भी एक ऑप्शन होगा,
तो ये अकाउंट नहीं होता है। उसके बाद फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि हमारे जो अंतिम खाते हैं, फाइनल अकाउंट्स, क्या, अंतिम खाते, तो उसके लिए हम व्यापार खाता, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा। ट्रेडिंग मतलब व्यापार खाता, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभानी खाता, और बैलेंस शीट मतलब आर्थिक चिट्ठा। तो जब हमारा पूरे साल, एक साल का ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद अगली साल से हम वापस से इसी से क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। तो इसलिए इसको अकाउंटिंग साइकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अकाउंटिंग साइकिल कहा जाता है, क्योंकि ये जो क्रम है ये लगातार चलता रहता है। ये साल साल प्रत्येक वर्ष क्या होता है, चलता रहता है। और हम ये मानते हैं कि जो बिजनेस है वो फॉरेसेबल, मतलब अनंत वर्षों तक क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। तो जब तक बिजनेस चलता रहेगा, जब तक व्यापार चलता रहेगा, तब तक ये जो लेन देन है ये भी क्या होते रहेंगे, हमारे चलते रहेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है। इसके बाद हम ब्रांच अकाउंटिंग की बात करते हैं। तो ब्रांच अकाउंटिंग में हमारी कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पढ़ते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रबंध लेखाक्रम, कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखाक्रम, टैक्स अकाउंटिंग कर लेखाक्रम, ऑडिटिंग का मतलब होता है अंकेक्षण। अंकेक्षण, देखिए सबकी हिंदी लिखना संभव नहीं है ना, आप समझिए इस बात को, क्योंकि अगर एक एक शब्द की मैं हिंदी लिखूंगा तो हो जाएगा। और मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो हिंदी में ही दे रहा हूँ, है ना। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ साथ आपको वित्तीय लेखाक्रम, मैनेजमेंट प्रबंध लेखाक्रम, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है लागत लेखाक्रम, टैक्स अकाउंटिंग का मतलब होता है कर लेखाक्रम, जिसमें आप कर से संबंधित चर्चा करते हैं, ठीक है। और फॉरेंसिक, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। फिड्यूशियरी, इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। और फंड, इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे नहीं जाते। हालांकि फॉरेंसिक जो होती है, तो फॉरेंसिक में हम जांच लेखाक्रम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम? जांच लेखाक्रम बोलते हैं, ठीक है ना। फॉरेंसिक को हम क्या बोलते हैं? जांच लेखाक्रम, ठीक है। और एक सेकंड दीजिएगा। और फिड्यूशियरी को अल्टरनेटिव नेम से रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब होता है उत्तरदायित्व। क्या होता है? उत्तरदायित्व। और फंड का मतलब होता है कोष, कोष लेखाक्रम, है ना, जिसमें हम जितने भी हमारे कोष बनते हैं उनसे संबंधित जो है लेखा, मतलब जितने भी लेन देन होते हैं उन सबको लिखते हैं। वैसे अभी तक इनसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अगर लगता है कि क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से अटेम्प्ट कर लेंगे। देखिए यही मेरा एक रीज़न है इस चीज़ को लेकर के आने का, कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है जो बन सकती है वो आप तक पहुँचाई जाए। तो इसीलिए ये भी मैंने आपके साथ क्या किया है, डिस्कस कर लिया। तो फॉरेंसिक जांच, फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदार, फिड्यूशियरी को वैसे जिम्मेदार बोला जाता है, और फंड मतलब कोष। तो ये एक चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं जो आपको तैयारी करा रहा हूँ वो तो है, लेकिन इसमें के साथ साथ ना आपको खुद से भी क्या है, रिवीजन करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। और मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आप जो स्क्रीनशॉट है ना वो मत लीजिएगा, आप वीडियो देखिए, उसके बाद फिर दोबारा से देख करके खुद से नोट्स बनाइए। जब आप खुद से लिखोगे ना तो आपको 80% तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार आप सुन चुके हैं, एक बार आप लिख चुके हैं, और आपका जो 100% है वो खाली एक रिवाइज करने के लिए रह जाएगा। तो बेस्ट थिंग इज कि आप क्या करें, आप नोट्स बनाएं। जितने नोट्स बनाओगे ना उतना बेस्ट है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेखाक्रम के सिद्धांत, लेखाक्रम के सिद्धांत। अब लेखाक्रम के जो सिद्धांत हैं, लेखाक्रम के जो सिद्धांत हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक तो प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल्स हैं किस किस में, एक तो कॉन्सेप्ट में, किस में, कॉन्सेप्ट में, और एक बांटा गया है कन्वेंशन में। क्या? कन्वेंशंस, ठीक है। एक क्या है आपके प्रिंसिपल हैं, और एक क्या है आपके
कन्वेंशन है, या इनको कॉन्सेप्ट को आप अजम्पशंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अजम्पशंस। अजम्पशंस का मतलब होता है जो हम अज्यूम करते हैं, है ना, मानना, मानकर चलना, मानकर चलना। और कन्वेंशन होते हैं जो आपके, जैसे कन्वेंशन का मतलब होता है जो आपके रूढ़िवादिता, एक तरह से रूढ़िवादिता मतलब जो पिछला जो ट्रेंड चला आ रहा है ना, जो ट्रेंड चला आ रहा है। जैसे दशहरा है तो दशहरा हम हर साल मनाते हैं, है ना, तो ये क्या है? ये हमारा कन्वेंशन है, परंपरा। क्या कह सकते हैं? परंपरा। ठीक है, तो ये होती ही होती है। चलिए, तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन चीज़ों को जब कोई व्यक्ति खाता बनाता है ना, जब कोई अकाउंटेंट खाता बनाता है, मतलब मुंशी जो होता है। देखिए, हम सब कौन है? हम मुंशी हैं। कौन है? हम सब लोग मुंशी हैं। हमें किसी ना किसी व्यापार के खाते बनाने हैं, है ना। तो जब हम किसी व्यापार के खाते बनाते हैं तो सबसे पहले हम ये चीज़ ध्यान में रखते हैं कि कुछ चीज़ों को हमें मान करके चलना है कि भाई ये चीज़ें होंगी ही होंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी है कि भाई ये चली हुई आ रही हैं, तो इसलिए हमें इनको क्या करना है? फॉलो करना है। तो देखिए, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि किन किन चीज़ों को हम मान करके चलते हैं, है ना। तो सबसे पहले एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? गोइंग कंसर्न का मतलब होता है चलन। चलन का मतलब क्या होता है? बिजनेस शेल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सेबल पीरियड। फोर्सेबल का मतलब होता है अनंत। अनंत मतलब एक जो फर्म है, हमारा जो बिजनेस है, हम किसी भी व्यापार को इस उद्देश्य से खोलते हैं कि हमारा जो व्यापार है वो आने वाले कई सालों तक क्या होता रहेगा? चलता रहेगा, और आने वाले 1 या 2 साल तक हम उसको बंद नहीं करेंगे। एन नंबर ऑफ ईयर्स। तो एन नंबर ऑफ ईयर्स तक हमारा व्यापार जो है वो क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। हम इसको आने वाले समय में बंद नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा? उससे हमें इसका फ़ायदा क्या है? ये क्यों किया जाता है? इसके बेसिस पर हम चालू, मतलब जो हमारी करंट है ना, जो हमारी करंट एसेट या करंट लाइबिलिटीज हैं, चालू मतलब करंट एसेट या लाइबिलिटी, और लंबी अवधि की, है ना। लंबी अवधि मतलब नॉन करंट। तो जो हमारी करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज और एसेट्स हैं, हम उनके बीच में क्या कर पाते हैं? अंतर कर पाते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर पाते हैं। अगर मैं ये सोचूंगा कि हमारा जो व्यापार है वो अगली साल बंद हो जाएगा, तो जो रोकड़ है, जो कैश है, और जो बिल्डिंग है, जो एसेट है, उन दोनों को मैं किस में लिखूंगा? करंट में लिखूंगा। फिर मैं खाली कैश को करंट में नहीं लिखूंगा, और जो एसेट है उसको मैं नॉन करंट में नहीं लिखूंगा। फिर मैं सारी की सारी चीज़ें किस में लिखूंगा? करंट में लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ये मान करके चल रहा हूं कि मेरा व्यापार 12 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा। अब इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन कब हो पाता है? इन दोनों में अंतर हम कब कर पाते हैं? जब हम ये मान करके चलते हैं कि जो व्यापार है वो आने वाले कई सालों तक क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। इसके बाद आता है कंसिस्टेंसी। इसके बाद क्या आता है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या? एक रूपता। क्या होता है इसका मतलब? एक रूपता। अब देखिए, जैसे समझिए इस चीज को। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप जब अपने खाते बनाते हैं, है ना, आप जब अपने खाते बनाते हैं तो उनमें एक रूपता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कि उसमें आप एक ही तरह की अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रहे हैं। अब जैसे आप एक चीज समझिए, आपका जो डेप्रीसिएशन होता है, क्या होता है? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन मतलब ह्रास। हमारा जो ह्रास होता है उसकी अलग अलग पद्धति है। तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल। अब आपका जो डेप्रीसिएशन है उसकी कौन कौन से मेथड है? एक तो आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड है ना। रिटन डाउन वैल्यू मेथड मतलब शेष पर ह्रास। क्या? शेष पर ह्रास। अगर आपने पढ़ा है तो शेष पर ह्रास। और एक क्या होता है आपका? वैसे तो बहुत सारे, पर हम दो की बात कर रहे हैं। एक होता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका जो ह्रास होता है वो किस पर लगता है? ह्रास कैसा होता है? स्थिर होता है। मतलब वो किस पर लगाया जाता है? वो कॉस्ट पर लगाया जाता है। अब एक बात देखो, पहले साल तो आपने एसएलएम यूज करा, दूसरे साल आपने रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज करा, फिर आपने एसएलएम यूज करा,
फिर आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करा, तो आपके जो अकाउंट हैं, आपके जो खाते हैं वो रिलायबल नहीं होंगे, वो रिलायबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें एक ही पॉलिसी, एक ही तरह के मेथड बार 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 क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो अगर वो रिपीट होंगे बार बार, तो ये समझा जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप व्यापार में किसी भी तरह का कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं, आपके जो खाते हैं वो बिल्कुल शुद्ध हैं। और अगर आप उन्हें बार बार क्या करोगे, अच्छा एक चीज़ समझो, अगर कोई व्यक्ति है वो बार बार अपने स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, तो क्या वो उस व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं? नहीं ना। तो सिमिलरली ना खातों में होता है। जब हम खातों की बात करते हैं ना, तो हम ये जांचते हैं कि क्या व्यापारी के द्वारा एक ही तरह की जो पॉलिसीज हैं उन्हें अडॉप्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा है तो हम ये मानते हैं कि ये व्यापार में कहीं ना कहीं कोई धोखाधड़ी चल रही है, इसके जो अकाउंट्स, इसके जो खाते हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है ना। अच्छा, तो अब ये सवाल आता है कि क्या हम इनको बदल नहीं सकते? बदल सकते हैं। तो कौन कौन सी कंडीशन है जब इनको बदला जा सकता है? तो अगर आपका ICAI कहता है तब इनको बदल सकते हैं, है ना। ठीक है ना, ICAI, या आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कहता है। हालांकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो ICAI की ही जो है ब्रांच है। आपका कोर्ट आपको कहता है, या कुछ सालों के बाद अगर आप ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने खातों को बदल सकते हैं। इसके बाद आता है एक्रूअल। एक्रूअल का मतलब क्या होता है? ऐसे लेन देन जिन्हें आप भावी भुगतान कर सकते हैं या भावी में प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी आय जिन्हें आप ऐसे आय और भुगतान जिन्हें आप भविष्य के आधार पर करते हैं। जैसे सपोज करो आपने कोई माल खरीदा, है ना। आपने माल कब खरीदा है? आज खरीदा है। और उसका पेमेंट कब कर रहे हो आप? 3 महीने बाद कर रहे हो। तो क्या उसको 3 महीने के बाद रिकॉर्ड किया जाएगा? नहीं। उसको कभी रिकॉर्ड किया जाएगा? उसको अभी रिकॉर्ड किया जाएगा जिस वक्त उस माल को बेचा गया है या उस माल को खरीदा गया है। बात समझ में आ गई? ठीक ऐसे ही आपको कोई रिसीप्ट होनी है, आपने कोई माल बेचा, है ना। तो उसका पेमेंट आपको कब रिसीव होगा? उसका पेमेंट आपको रिसीव होगा 2 महीने के बाद। तो क्या आप उसको 2 महीने के बाद रिकॉर्ड करोगे? तब तक तो आप भूल जाओगे। तो आप क्या करोगे? आप उसको अभी रिकॉर्ड कर लोगे। तो द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक प्लेस। इसका मतलब ये है कि जैसे आपका कोई ईयर है, जैसे मैंने ये कहा 15 फरवरी 2021, और आपके अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च 2021 को, और आपका जो पेमेंट रिसीव होना है, आपका पेमेंट रिसीव होना है 15 अप्रैल 2021 को। बात समझ में आ रही है? 15 अप्रैल 2021 को। तो बच्चे एक बात मुझे बताओ, आपने सेल कब करा? इस डेट को करा। इसका अमाउंट रिसीव कब हुआ? इस डेट को हुआ। तो आप इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में कब लिखोगे? इस डेट को लिखोगे कि इस डेट को? बच्चे इसी डेट को आप लिख लोगे, इस डेट को नहीं लिखोगे। तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को एक्रूअल कहा जाता है। जब हम जिस तिथि को जो लेखा हो रहा है उसी तिथि पर उस लेखे को क्या कर लेते हैं? पुस्तकों में लिख लेते हैं। उसे क्या कहा जाता है? एक्रूअल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्रूअल। बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है अस्तित्व। एंटिटी का मतलब क्या होता है? अस्तित्व। एंटिटी का मतलब क्या होता है? अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब क्या होता है? कि जैसे मैं हूं, है ना, मैंने कोई व्यापार शुरू करा। अब जैसे मैंने कोई व्यापार शुरू करा तो ये अलग है और ये अलग है, मतलब हम दोनों क्या हैं? अलग हैं। और मैं बिजनेस के लिए क्या हूं? आउटसाइडर पार्टी। क्या हूं मैं बिजनेस के लिए? आउटसाइडर पार्टी। इसका मतलब यह है कि बिजनेस जो है वो बिजनेस के नाम से जाना जाएगा, मेरे नाम से नहीं जाना जाएगा। अब जैसे टाटा है, तो टाटा इंडस्ट्री जो जानी जाती है वो टाटा के नाम से जानी जाती है, ना कि रतन टाटा जी के नाम से। अब जो जियो का सिम है ना, अब जो जियो का सिम है वो जियो के नाम से जाना जाता है, ना कि मुकेश अंबानी के नाम से, है ना। या जो रिलायंस पेट्रोलियम है ना, रिलायंस पेट्रोलियम किसके नाम से जानी जाती है? रिलायंस पेट्रोलियम के नाम से जानी जाती है, ना कि मुकेश अंबानी के नाम से। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बिजनेस एंटिटी। इसका मतलब जो मालिक है और जो बिजनेस है उन दोनों के अस्तित्व कैसे हैं? अलग है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस ना आपको भी करनी पड़ेगी। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्ड में आपको
जो हर एक पॉइंट है, हर एक चीज़ है, वो मैं आपको करा दूँ, ठीक है। लेकिन इसका रिवीजन और इसके नोट्स मेकिंग जब तक आप नहीं करोगे ना, तब तक इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और एफर्ट बस इतना लगाना पड़ेगा कि आपको इसके नोट्स तैयार करने पड़ेंगे, खुद से नोट्स तैयार करने लग जाओ। वेरीफिएबल मतलब प्रमाणिकता, प्रमाणिकता का मतलब क्या है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। देखो ज़्यादातर टर्मिनोलॉजीज पहले डिस्कस हो चुकी हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो जाकर के देखो, पता चलेगा। एवरी रिकॉर्ड, सभी लेन देन के क्या होने चाहिए, सपोर्टेड एविडेंस, उनके प्रमाण होने चाहिए। उनके क्या होने चाहिए, प्रमाण होने चाहिए। प्रमाण का मतलब क्या होता है, साक्ष्य। क्या होने चाहिए, उनके साक्ष्य होने चाहिए। मतलब कोई भी लेन देन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका साक्ष्य आपके पास उपलब्ध ना हो। इसके बाद आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इसको, इसका मतलब क्या, रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू व्हेन सेल इज एंटर्ड इनटू। जैसे सपोज करो ये एक पेन है ना। ये जो पेन है, ये मैं मान करके चल रहा हूँ ये 150 रुपीज़ का क्या है, मार्केट में मैं बेचने वाला हूँ। मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि ये 150 का सेल होगा, ये 150 का सेल होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, अभी बिका नहीं है। ये मैंने पहली एज्यूम कर लिया कि ये बिक जाएगा। कितने का बिक जाएगा, 150 रुपये का। बिका नहीं है, तो मैं इसको अपने खातों में तब तक नहीं लिखूंगा जब तक ये बिक नहीं जाता। बात समझ में आ गई। तो आप खातों में तब लिखेंगे जब आपकी सेल हो जाएगी। पेमेंट रिसीव हो ना हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन जब तक सेल नहीं होगी, जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएंगे, जब तक आप अनुबंध में नहीं आएंगे, जब तक आप, है ना, समझ रहे हैं, जब तक आप माल बेच नहीं देते कि भाई हाँ मैंने ये पेन जो है वो तुम्हें बेच दिया, ये लो मैंने तुम्हें दे दिया है, तब तक मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। इसी को कहा जाता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इसके बाद आता है डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, दोहरा लेखा। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा था, सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ा था, एकल पद्धति और दोहरा लेखा प्रणाली, उसमें पढ़ा था हमने डबल एस्पेक्ट मतलब हर ट्रांजैक्शन कितने खातों को, हर लेन देन कितने खातों को प्रभावित करता है। फैक्ट का मतलब होता है प्रभावित। कितने खातों को प्रभावित करता है, 2 खातों को प्रभावित करता है। बोलो दोबारा से बोलो, हर लेन देन कितने खातों को प्रभावित करता है, 2 खातों को प्रभावित करता है। इस पे स्टार लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनता है, ठीक है। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बिजनेस एंटिटी से क्वेश्चन बनता है, गोइंग कंसर्न से क्वेश्चन बनता है, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। इसके बाद आता है मैचिंग तो आपको पता ही है, मिलान करना। एक बात बताओ, आपको लाभ निकालना है। क्या निकालना है, लाभ। कैसे निकालोगे, जब आप प्राप्ति में से खर्चे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्राप्ति और खर्चे मतलब आपको रेवेन्यू और एक्सपेंस क्या करने पड़ेंगे, आपस में मैच करने पड़ेंगे। जब आप उन्हें मैच करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। बात समझ में आ गई। तो इसके लिए जरूरी है मैचिंग कॉन्सेप्ट होना, मिलान करना। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ऐतिहासिक मूल्य, कल भी डिस्कस किया था ये हमने, हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो जो एसेट होती है, और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे आप जो मोबाइल है, लैपटॉप है, आप जिस भी चीज़ से पढ़ रहे हो, अगर आपने उसको 1 साल पहले खरीदा है, सपोज करो 50,000 का आपने कोई सामान खरीदा, और आप आज की डेट में पूछ रहे हो कि साहब इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप उसकी 50,000 ही लिखोगे, कम नहीं बताने को। समझ आ रहा है। तो जो लेखाकर्म की जो पुस्तकें हैं, या जो हम किताबें, लेखे की किताबें तैयार करते हैं, उन सभी किताबों में हम जो संपत्ति है उसको जो लिखते हैं उसे उसके वास्तविक मूल्य, ऐतिहासिक, तो इसको वास्तविक मूल्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वास्तविक मूल्य, है ना। इसके बाद आता है अकाउंटिंग पीरियड मतलब होता है कि लेखाक्रम अवधि। तो आप सबको पता है अवधि तो 1 साल की होती है। कहाँ से शुरू होती है सर, 1 अप्रैल से, और कब खत्म होती है, 31 मार्च। अच्छा, ये किसमें मेंशन है, इसका एक कमेंट लिख करके बताइए कि ये जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की हम लेखाक्रम अवधि लेते हैं, इसको कहीं मेंशन किया गया है या नहीं किया गया, और अगर किया गया है तो कहाँ पर उसको मेंशन किया गया है कि हमें जो लेखाक्रम की अवधि लेनी है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च ही लेनी है। मनी मेजरमेंट मूल्य मापन,
मूल्य मापन। हम व्यापार के जो लेखाक्रम की पुस्तकें हैं उनमें केवल उन्हीं लेन देनों को लिखते हैं जिन्हें हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। गैर वित्तीय लेखे नहीं लिखे जाते। क्लियर हो गई ये वाली बात? अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, ये जो गोइंग कंसर्न है, कंसिस्टेंसी है और एक्रूवल है, इन्हें बेसिक अकाउंटिंग असम्पशंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? बेसिक अकाउंटिंग असम्पशंस भी कहा जाता है। और इन्हें किस में लिखा गया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में। ये भी ध्यान रखना, किस में लिखा गया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में लिखा गया है। और उसमें 3 आते हैं। तो अगर आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 विच वन इज द बेसिक अकाउंटिंग कंजम्पशन या assumption? तो वेरीफिएबल, ऑब्जेक्टिव, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, डुअल एस्पेक्ट और कंसिस्टेंसी। तो आंसर विल बी कंसिस्टेंसी। तो ये ध्यान में रखना, चालू अवधि, कंसिस्टेंसी एक रूपता, एक्रूअल, है ना। तो ये हमारी किस में आती हैं? ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग आती हैं। किसके अकॉर्डिंग आती हैं? हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। क्लियर है? क्लियर है ना। एक्रूअल को उपार्जित भी बोलते हैं। उपार्जित, ये लो क्या बोलते हैं इसको? उपार्जित। ठीक है, सबकी हिंदी हो गई। इसके बाद ये अभी हम अजम्पशंस पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं कन्वेंशन, जो पीछे से चला रहा है। परंपरा, परंपरा क्या है? कि आपको सारी जानकारी, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना। पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना। तो ऑल सिग्निफिकेंट, आवश्यक, सिग्निफिकेंट मतलब आवश्यक, तो जितनी भी आवश्यक जानकारी है रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर्स, मतलब जितने भी लेन देन हैं, जितने भी लेन देन हैं उन सबको, किससे जुड़े? व्यापार से जुड़े, उन सबको लिखना आवश्यक है। ठीक है। प्रिवेंट, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग भी हमने डिस्कस किया था, जहां पर एरर एंड फ्रॉड किया जाता है। एरर एंड फ्रॉड की जगह पर लिख लो, जहां पर खातों के साथ छेड़खानी की जाती है, उनको मैनिपुलेट किया जाता है। मतलब खातों को अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या किया जाता है? बदला जाता है, या अब खातों को अपनी आवश्यकता के अनुसार लिखा जाता है, तो उससे बचाता है। तो आप जब सारी जानकारी जो है बिजनेस, व्यापार से रिलेटेड सारी जानकारी जब आप व्यापार अपनी जो पुस्तकें हैं उसमें लिखोगे, तो जाहिर सी बात है विंडो ड्रेसिंग, मतलब आप गलत जानकारी नहीं दे पाओगे। क्लियर है? मटेरियलिटी, मटेरियलिटी भी हमने डिस्कस किया था। मटेरियलिटी का मतलब क्या है? कि हम केवल उन्हीं लेन देनों को लिखेंगे जो हमारे जो यूजर्स हैं, जो बिजनेस के यूजर्स हैं, उनके लिए रिलेवेंट है। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने रिलायंस इंडस्ट्री में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं और रिलायंस इंडस्ट्री के 500 रुपये का जो है नुकसान हो गया, क्या मेरे लिए वो मटेरियल है? बिल्कुल भी नहीं है। 5 लाख, अगर उसको करोड़ों का नुकसान होगा या लाखों का नुकसान होगा तो मैं सोचूंगा ना, वो कंपनी दिन में करोड़ रुपए कमा रही है, अगर उसके 500 रुपए इधर उधर हो भी रहे तो क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है कोई? तो अगर आपकी कंपनी, अगर आपकी फर्म, आपका व्यापार छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स को अगर कर रहा है, तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे पर कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। समझ रहे हो? मेरे पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। मुझे उसकी मेजर टर्म जो है, जो मेरी पूंजी को क्या कर सकते हैं? प्रभावित कर सकती है, मेरे व्यापार को प्रभावित कर सकती है, मेरे लेन देन को प्रभावित कर सकती हैं। बात समझ में आ रहा है? मेरे लेन देन को प्रभावित कर सकती हैं, वो सभी चीज़ों को मैं क्या करूँगा? रिकॉर्ड करूँगा। क्लियर है वाली बात? क्लियर है ना ये वाली बात? अच्छा, इसको क्या कहा जाता है? ये एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर है, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर कहता है कि सारी जानकारी उपलब्ध कराइए, ये कहता है कि उन जानकारियों को रहने दो जो गैर आवश्यक हैं। क्लियर है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब, इसको प्रीडुएंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? प्रीडुएंस। प्रीडुएंस का मतलब होता है रूढ़िवादिता। मैं लिख देता हूं, रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता का मतलब क्या होता है? कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई नुकसान होने वाला है, तो उसको उसी वक्त क्या कर लो? लिख लो। और जब तक आपको फायदा ना हो जाए तब तक आप उसे लिखोगे नहीं। मतलब हानि लिखो, तुरंत हानि लिख लो अगर आपको लग रहा है। अब जैसे बैड डेप्ट है ना, या
प्रोविजंस हैं या जितने भी आपके संचय हैं या ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब प्रिपेयर की जाती हैं। क्यों? भावी नुकसान को बचाने के लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि भविष्य में कोई नुकसान हो सकता है तो आप उसको क्या कर लो, आप उसको तुरंत रिकॉर्ड कर लो। और प्रॉफिट आप तब तक रिकॉर्ड मत करो, उसको तब तक पुस्तकों में मत लिखो जब तक आप उसे कमा नहीं लेते। तो ये जो है ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, ये इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये क्या है? इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? देखिए, मैंने मैक्सिमम कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मैं हिंदी में कन्वर्ट कर सकूँ, बट ऐसा हो सकता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हो रह गए हो जो मैं नहीं कर पाया हूँ। तो फिर वही बात है कि अगर आपको लग रहा है, अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिखो, या आप सीधा मुझे मेल करो adhigammantra@gmail.com पर, और मेरा मेल जो है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरी बात, मेरा मोटो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। लग रहा है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इसमें रह गई है, होनी चाहिए, नहीं रही, नहीं इंक्लूड करी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो ताकि मैं उसको आगे क्या कर सकूं, इंक्लूड कर सकूं। दूसरी बात क्या है यार, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। क्यों? क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और मुझे उतना ज़्यादा क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकूँगा। ये जो मेहनत है ये सिर्फ आपके लिए है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं। जय हिंद।